ये हमारे चैनल क्लियर थिंकिंग पर अभी एक नई सीरीज़ है, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। उसका इसका पहला लेक्चर है। पहले तो बात में लेक्चर से पहले मैं क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में ये कर दूं कि फिज़िक्स की इस वक्त जो मॉडर्न फिज़िक्स अभी इस वक्त जो है 21वीं सदी 20वीं सदी की फ़िज़िक्स जो है, इसकी चार जो बुनियादी थ्योरीज़ हैं, ये उनमें से एक है। इतनी बात तो है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा और भी बातें हैं। और वो ये है कि इनमें से जो दो यानी बाकी जो तीन हैं, यानी उनमें से न्यूक्लियर फिजिक्स की जो थ्योरीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक थ्योरीज, उनको समझने के लिए भी मिसाल के तौर पर यहाँ इस वक्त जो टेक्निक्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, एक कहलाती हैं फायमैन डायग्राम, ये उधर भी इस्तेमाल होती हैं इन दोनों में। तो इसका मतलब है कि उनमें अगर एजुकेशन में अगर आपने न्यूक्लियर फिजिक्स की दो थ्योरीज जो हैं, जो कि चार का टोटल पूरा करती हैं, उनको भी समझना है तो भी आपको यहीं से ही शुरू करना होगा, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से ही। अच्छा, बाकी रह गई जो चौथी थ्योरी है, वो आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी है, कि जिसमें वो ग्रेविटेशन भी शामिल है, उसको समझने के लिए भी आज का लेक्चर जो है ना, ये पूरी क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की सीरीज़ समझना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज का लेक्चर अगर आप नहीं समझेंगे तो आइंस्टाइन की का जो नज़रिया साफियत है, उसकी जो थ्योरी है आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी, वो भी आप नहीं समझ सकते। तो इसका मतलब है आज का जो लेक्चर जो है ना, फिजिक्स की चारों थ्योरीज को समझने के लिए गेटवे है। अगर आपके आज के लेक्चर को नहीं समझते तो आप कहीं नहीं जा सकते, चारों में से किसी में नहीं जा सकते, फिजिक्स में नहीं जा सकते। बाकी आपकी मर्जी, ज़ाहिर है अपनी मर्जी के मालिक हैं, ठीक है। अच्छा, अब रह गया कि इन चारों में से एक तो एजुकेशन की खातिर है ना, कि एजुकेशन की खातिर तो आपको यहीं से स्टार्ट लेना होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट लेने के बाद ये मुमकिन है कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, आप कहाँ पहुँचे, ठीक है। पहुँचने में यह है कि इस वक्त क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर ख़ुद तो, क्योंकि ये 1940 वगैरह में शुरू हुई, तो 50 में तो अभी कुछ पुरानी थ्योरीज होगी। इस वक्त इस पर रिसर्च अपने तौर पर तो शायद कम ही हो रही हो, लेकिन एक तो इसके इस्तेमालात हैं, इसकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, और उसके लिहाज से देखा जाए तो इंसानों ने जिस थ्योरी, इन चारों में से जिस थ्योरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है, वो वही क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही है, जिसका इंसानों ने इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर मैं नाम ले सकता हूँ लेज़र का और सुपर कंडक्टिविटी का वगैरह, इनको समझने के लिए। अच्छा, ये जो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो बुनियाद है, उसमें से दो बुनियादें तो आपको नाम से ही दिखाई दे रही हैं। एक तो है क्वांटम मैकेनिक्स और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अभी ये जो दूसरी सीरीज़ भी साथ चल रही है, जिस पर कल आखिरी लेक्चर मैंने अपलोड किया है, वो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स के बगैर और रिलेटिविटी के से उसकी शक्ल नहीं मिलती, जिसको जो प्रेजेंट करने का शक्ल है, ठीक है। अच्छा, वो एक तो वो चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स चाहिए, और आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी है वो भी चाहिए, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स है, तो इसमें रिलेटिविटी के साथ भी रिलेटिविटी इसको शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, अब अगर तो आप किसी दूसरे इसको, अगर आप इसको सीख कर आगे न्यूक्लियर फिजिक्स में जाना चाहें या इस तरह जाना चाहें, तो वो ये पार्टिकल फिजिक्स में तो वो एक रूट है, ठीक है, रिसर्च के लिए। और आज का लेक्चर समझने के बाद अगर रिलेटिविटी मानना चाहें तो दूसरा रूट है। अच्छा, वैसे जो है ये इसका, अच्छा चलो, मेरा ख्याल मैं अब बातें जो है ना इसकी बारे में बड़ी होगी। अब मैं बात करता हूँ आज के लेक्चर की, ठीक है। वो ये है कि इसको क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को अभी अभी मैं पूरे इसी की बात कर रहा हूँ, पूरी सीरीज़ की, ठीक है। उसके इसको समझने के लिए आपको एक तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, मैक्सवेल इक्वेशंस की को जानने की ज़रूरत है, और क्वांटम मैकेनिक्स की। और उसके लिए इसी चैनल पर क्लियर थिंकिंग में ही ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स पर प्लेलिस्ट मौजूद हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में अलग-अलग। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर भी इंग्लिश में नहीं है, लेकिन अच्छा। और उसके लिए जो आपको किताबें चाहिए, अगर वैसे तो ये अपने तौर पर ये मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन अगर आप मुकम्मल देखना चाहें, और मैंने ये कहा था ना कि अगर आप इनको देखकर रिसर्च में, न्यूक्लियर फिजिक्स में या रिसर्च में जाना चाहें, तो ज़ाहिर है कि ये जो 5 लेक्चर अभी प्लान्ड हैं और ये सब कुछ है, ये तो ये काफ़ी नहीं है। उसके बाद हो सकता है 5 के करीब और लेक्चर हों, तो ये 10 से तो नहीं होता। बहरहाल आपको किताबों की अगर ज़रूरत हो तो जो सबसे ज़्यादा जो रेलिवेंट किताबें हैं वो तो वही हैं जो कि
पार्टिकल फिजिक्स के लिए है मेंडल एंड शाह की क्वार्क्स हैं, मेंडल एंड शाह क्वांटम फील्ड थ्योरी, हेल्जन मार्टिन क्वार्क्स एंड लेप्टॉन, और रिलेटिविटी के लिए हार्टले की ग्रेविटी, आइंस्टाइन की थ्योरी रिलेटिविटी है। अच्छा, अब मेरा ख्याल अब आज के लेक्चर पर मैं आ जाऊँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये है कि आज के लेक्चर जो है ना, इन सारी चीज़ों में जो कुछ इसमें से इस्तेमाल होनी है इस क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, उसमें से मैथमेटिक्स पर है, इन वेक्टर्स के मैथमेटिक्स पर। तो ये कि एक फुल वेक्टर जो होता है वो हमारे चॉइसेस से या से नहीं बदलता, ओरिजिन को भी चूज़ कर लें, कहीं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को चूज़ कर लें, वो इसका मतलब है कि वो इनवेरिएंट होता है, ठीक है। लेकिन उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो चेंज करते हैं हमारे चॉइसेस। अगर आप ओरिजिन बदलते हैं और एक्स वाई जेड एक्सिस बदलते हैं तो वो वेरी करते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रेरी, तो ये किस कॉन्ट्रेरी का मतलब है खिलाफ, किसके खिलाफ वेरी करते हैं, ये असल लेक्चर में पता चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो एप्लीकेशन है ये प्योर मैथ को नहीं कह सकते, इसमें किसी फिजिक्स भी इसमें इस लेक्चर में भी शामिल है, और वह है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। सिर्फ 1905 वाली स्पेशल रिलेटिविटी, 1916 वाली जनरल रिलेटिविटी भी का भी स्टार्ट इसी लेक्चर से ही होगा। अगर आप कोई भी एजुकेशन लेना चाहें तो आप इसी लेक्चर से ही स्टार्ट आपको करना होगा रिलेटिविटी के लिए भी। अच्छा, और ये कि उसमें जो अभी तक मैंने कहा ना कंपोनेंट कंट्रावेरिएट होते हैं, लेकिन समटाइम कुछ मिसालों में कोवेरिएंट भी हो सकते हैं कंपोनेंट वेक्टर के, और वो ग्रेडियंट में होता है कि, लेकिन अब ये इस वक्त आपको समझ नहीं आएगी, मैं ख्याल असल लेक्चर आए तो फिर आपको आएगा, वरना इस वक्त तो आपके लिए शुरू हो सकता है। ये नई टर्म्स हैं, ठीक है। अच्छा, बात शुरू करें सादा आम वेक्टर से, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। अब यहाँ असल जो आपका जो टॉपिक है हमारा वो चॉइस है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये चॉइस हम चूज़ करते हैं। आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को आप डिफरेंट चूज़ कर लें और उसके कंपोनेंट बदल जाएंगे, लेकिन कुछ है जो नहीं बदलेगा, ठीक है। अभी आप सोचें, मैं तुरंत अभी तो कहता हूँ लाजमी नहीं है कि वो दो कंपोनेंट ही हो, तीन कंपोनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तस्वीर तो मेरा ख्याल ऑब्वियस है। इसके बाद अच्छा, इसके बाद ये जो बेसिस वेक्टर्स हैं ये, अच्छा एक जो इसमें जो भी चीज़ जिस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि क्या चीज़ देखी जा सकती है और क्या चीज़ देखी नहीं जा सकती, ठीक है। मैं देखी का मतलब मैं साइंस की सारी बात कर रहा हूँ, खाली नहीं आंखों से देखना, मतलब मेजर की जा सकती है कि नहीं किसी अपरेटस से, ठीक है। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर जो भी फिजिकल, अभी इन मिसालें आएंगी कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फोर्स है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, जो भी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो आप किसी न किसी ऑपरेटर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब साइंस के आपके रिजल्ट में मैग्नीट्यूड का जिक्र हो, अच्छी बात है, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं तो इसका साइंस से ताल्लुक वाज़ेह है, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट जो है ना और बेसिस वेक्टर में फ़र्क ये है कि जो बेसिस वेक्टर है ना, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, जो कि प्योरली वेक्टर्स हैं, वो तो दिखाई भी नहीं देते और कोई ऑपरेटर्स भी उन्हें मेजर नहीं कर सकता असूलन भी। कोई वेक्टर को, फुल वेक्टर को मेजर करने के लिए कोई ऑपरेटर्स नहीं होता। हर ऑपरेटर्स की जो नीडल होती है वो किसी न किसी नंबर पर रुकती है। तो जब मेजर करते हैं नंबर करते हैं, लिहाजा वेक्टर तो एक ही सेंस में है, तो इस लिहाज से देखेंगे वेक्टर का मैंने कम से कम जिक्र करना और जितनी जल्दी हो सके मैंने वेक्टर को ख़त्म करना है, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ नहीं है, ठीक है। साइंस के ज़्यादा करीब है नंबर्स, कंपोनेंट साइंस के ज़्यादा करीब है क्योंकि वो नंबर हैं। अब वेक्टर के बारे में तो मैं इमीडिएटली कह सकता हूँ कि ये तो मेजरेबल चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। लेकिन कंपोनेंट के बारे में फौरी तौर पर मैं नहीं कह सकता क्योंकि नंबर है, तो लिहाजा मुझे ज़रा निस्बतन आहिस्ता बात करना होगी, लेकिन बात फिर भी होगी। वो कि जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो नंबर्स हैं वेक्टर के कंपोनेंट, और नंबर मेजर किए जा सकते हैं, ये दोनों बातें अपने तौर पर ठीक हैं। लेकिन वेक्टर के अगर वो वेक्टर के कंपोनेंट है, दूसरे नंबर नहीं है, वेक्टर के कंपोनेंट है, तो वो हमारी चॉइस पर डिपेंडेंट है। हमने चॉइस बदला, ये नंबर बदल गए एक्स वाई जेड। तो लिहाजा ये भी कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बात तो नहीं है कि जो हमारी चॉइस पर डिपेंडेंट हो। तो जो साइंटिफिक बात है वो है जो चॉइस बदलने से ना बदले और नंबर भी हो। अब ये देखें, दो शर्तें हैं, ये पूरे लेक्चर का टॉपिक, ये दो टारगेट हैं, ठीक है। नंबर हो और हमारी चॉइस बदलने से ना बदले। तो वो एक जो मिसाल है, सबसे पहली मिसाल जिसमें बात कर सकता हूँ वो है मैग्नीट्यूड। अब चॉइसेस बदल रहे हैं, यहाँ से दो मर्जी चॉइस है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, और मैग्नीट्यूड नंबर भी है। आप कह सकते हैं किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब जो बात यह है कि जो चीज़ हमारे इन सारी शर्तों पर पूरे उतरे,
जो कि हमारी चॉइस से ना बदले, ना बदलने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, बदलने के लिए वेरी, और ना का मतलब ये इस केस में इन का मतलब ना ही है, तो इन वेरिएंट है। जो देखिए हमारे जो चीज़ चाहिए उसमें जो क्वालिटी हमें चाहिए वही की चीज़ इन वेरिएंट हो। अच्छा, बेसिस वेक्टर तो मेरे चौथ बदलने से बदल जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, मैग्नीट्यूड इन वेरिएंट है। अच्छा, अब फुल वेक्टर में अब कहते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसमें क्या है, एक्स वाई जेड है कंपोनेंट है और आई जे के बेसिस वेक्टर है। तो पहली बात तो बड़ी सादा सी मिसाल तो मैं दे सकता हूँ कि अगर आई जे के को आप दुगना कर दें तो कंपोनेंट्स आधे हो जाएंगे, जो ओवरऑल वेक्टर है वो तो अनचेंज रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि वेक्टर कंपोनेंट मस्ट वेरी कॉन्ट्रेरी। देखें, अगर बेसिस को मैंने क्या कह दिया, अभी क्या कहा था, आधा कर दिया, ये जो मैंने कहा है, ठीक है। तो कंपोनेंट उसके कॉन्ट्रेरी बदलेंगे, आधे के बजाय दुगने हो जाएंगे, वेरी करेंगे, और कॉन्ट्रेरी आधा था तो दुगना, ताकि कंपनसेट करें, ठीक है। तो अब यहाँ से लैंग्वेज क्या बन रही है, वेरी करना है कॉन्ट्रेरी, तो यहाँ से लैंग्वेज बन रही है कंट्रा वेरिएंट। लेकिन कंट्रा वेरिएंट, ये कॉन्ट्रा का लफ्ज़ में ये कॉन्ट्रा पहले आ गया और जो वेरी बाद में आया है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बेसिस आपकी को वेरिएंट हो। मतलब अगर आपकी बेस को वेरिएंट बेसिस और उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रा वेरिएंट कंपोनेंट मिलकर इन वेरिएंट मैग्नीट्यूड देंगे, या ये भी कह सकते हैं कि इन जो फुल वेक्टर है वो भी इन वेरिएंट है इन ए सेंस। चलें, ये बात भी इतनी सोचने में ये बात गलत नहीं है, कि बहुत ज़्यादा मुफीद बात नहीं है, लेकिन ये भी ठीक है। लेकिन एक दूसरे का अपोजिट बदलना चाहिए। अगर अभी एक तो मैंने मिसाल ये लिखी है ना, अपोजिट बात ये हो सकती है कि अगर बेसिस की वजह से कंट्रा वेरिएंट है तो फिर कंपोनेंट को वेरिएंट होंगे, नेट रिजल्ट जो है ना फुल वेक्टर, और ज़्यादा यूजफुल चीज़ है मैग्नीट्यूड, वो इन वेरिएंट होना चाहिए। असल में जो मैग्नीट्यूड मैं सर कह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड मिसाल है डॉट प्रोडक्ट की। तो हमारा जो टारगेट है ना इसमें पूरे लेक्चर का, ये पूरी मैं तो कहता हूँ पूरी फिजिक्स का, मैं चारों ब्रांच में का, वो है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो चीज़ मिलती है वो भी वेक्टर होता है। अगर आपने साइंस करनी है तो क्रॉस प्रोडक्ट को भी किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करके नंबर में कन्वर्ट करना होगा, तो भी आपका साइंटिफिक रिजल्ट होगा। तो नंबर में से जो डॉट प्रोडक्ट में, तो ये मैग्नीट्यूड जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट होता है। कैसे डॉट प्रोडक्ट से मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए अभी ज़रा इंतज़ार करें, साथ साथ अभी चलते हैं हम, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन की बात करनी है तो मैं स्टार्ट करूँगा, ये चॉइस की बात हो रही है ना, कि चॉइस क्या होता है। तो चॉइस ही होता था हमारी बेसिस आई और जे, हमने एक नया चॉइस लिया, आई के बजाय आई प्राइम और जे के बजाय जे प्राइम कर दिया। और आमतौर पर हम चॉइस लेते हैं कि अगर पुराने एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे तो नए जो हैं वो चूज़ तो कर लिया, उनका पुरानों के साथ एंगल तो आप जो मर्जी ले लें, ये तो एक रिवाज है, बहुत से लोग लेते हैं। लेकिन आमतौर पर लोग जो है ना, इस जो नए हैं उनको भी आपस में परपेंडिकुलर रखते हैं। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इस वक्त मैं सादा बात से शुरू को, एक वक्त में सारी कॉम्प्लिकेशन आपके सामने मैं नहीं लाना चाहता, ठीक है। और शायद आज पूरे लेक्चर में ये वाली कॉम्प्लिकेशन ना लाऊं, कि जो नए होंगे उनका म्यूचुअल एंगल मैं 90 ही रखूँगा। अच्छा, अगर आप सिर्फ पुराने और नए का एंगल जो है इसको थीटा, और यहाँ आपका चॉइस है, आप करें तो मैथमेटिक्स है, आप ये किसी किताब में भी आप देख सकते हैं, बड़ा सादा सा है। इसकी कोई वेरिफिकेशन तो अभी आपके सामने भी आ जाती है, कुछ चीज़ें होंगी जिनसे आप चेक करेंगे कि ये रिज़ल्ट रीज़नेबल है। आया कहाँ से, इसके लिए आपको कुछ और देखना पड़ेगा, गूगल कर लें, आजकल ये एआई भी बता देगी, किताबें बता देंगी, बहुत कुछ बता देगा कि वेक्टर को अगर चेंज ऑफ बेसिस का लफ्ज़ कीवर्ड हो सकता है, या रोटेशन आप कहते हैं इस मिसाल में करेंगे, तो बेसिस वेक्टर कैसे चेंज होंगे और कंपोनेंट कैसे चेंज होंगे, इसको आप जैसे भी अल्फाज में लिख लें, जैसे भी तलाश कर लें, ठीक है। आई बदल कर आई प्राइम हो जाएगा, आई ये था आई यूनिट वेक्टर बदल कर आई प्राइम हो गया, तो इसका फार्मूला था, अब ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, गलबन आई थिंक इसमें मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं लगाऊँ यहाँ आई कॉस थीटा, ये देखें ये इसका हाइपोटेनियस है, ये बेस है तो ये कॉस थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया तो साइन थीटा हो गया। अच्छा, जे जो है ना ये भी सोचना पड़ेगा, अब टाइम बिल का बिल्कुल नहीं है इसका, ठीक है, कि जे जो होगा ना इस तरीके से जे प्राइम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा ना वो माइनस साइन थीटा होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट कॉस थीटा होगा, और हॉरिजॉन्टल माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट जो है ना वो ऐसे बदलेंगे उसी फॉर्मूले से, और दरम्यान में क्रूशियल बात यह है कि यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन है, क्यों, वो भी एक्चुअल कैलकुलेशन आपको दिखाती है कि कंपोनेंट बदलने का फार्मूला ये क्यों होगा। क्योंकि बेसिस का तो चलो फिर भी मैं आपको
ट्रिग्नोमेट्री से बता सकता हूँ। कंपोनेंट का फार्मूला यही होगा। इसके लिए आप ज़रा अगले मेरे ये इंतज़ार करें, और अगला अब कर लिया आपने तो आपके सामने रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। वो ये कि कंपोनेंट का फार्मूला ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो फुल वेक्टर है वो ना बदले। ये हमारी सोच अभी ये पूरी तरह ये साइंटिफिक बात है कि नहीं, इस पर एक राय हो सकती है, लेकिन हमारी सोच में तो एक फुल वेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी चॉइस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, और वो फिज़िकल क्वांटिटी हो सकती है, और जो भी आप कहना चाहें, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा देखें, बेसिस कैसे बदलेंगी, जे प्राइम क्या होगा वगैरह, ये तो हाँ सॉरी, ये जो नेगेटिव साइन की वजह ये थी कि इसका चलें इसमें टाइम नहीं लगाता, ठीक है। अच्छा, इस वक्त तुम्हारा बताइए कि कंपोनेंट के फार्मूले यही क्यों, तो जवाब ये है कि आप नए फार्मूले लगा दें कंपोनेंट के। इस पर आपको हो सकता है थोड़ा सा शक हो कि ठीक है गलत है, ठीक है, और बेसिस के तो आपको समझ आ रहे थे, ठीक है। अब उनको इस्तेमाल करें। कंपोनेंट के इधर हैं, सॉरी मैं ज़रा पॉइंट आउट और तरफ कर रहा था, ठीक है। अब ये कंपोनेंट के इधर हैं जिनके बारे में भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या है। इनको तो आप ट्रिग्नोमेट्री से चेक कर सकते हैं बेस को। अब ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लें, आपके पास वही जो था ना AXI + A/J आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप नई बेसिस हो या पुरानी बेसिस हो, फुल वेक्टर वही रहा है, और आपकी इस कैलकुलेशन, इसका मतलब है कि हमने इस फुल वेक्टर को रखने के लिए जो कंपोनेंट का फार्मूला इस्तेमाल किया, वो उसके ऊपर एक चेक आ गया कि वो ठीक है। ये गलती हो सकती है तो उसमें वो नहीं हुई, ठीक है। इसका मतलब है कि जो फुल वेक्टर है वो चेंज नहीं होता, फुल वेक्टर उसमें बेसिस भी शामिल हो तो वो इनवेरिएंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये टेक्निकलिटी अगर आपको ना समझ आई तो आप ना समझे, लेकिन मुझे हो सकता है कुछ लोगों को पता हो तो मुझे बोल देना। तो ये जो और ये लिखा है ब्राउन में लिखा हुआ है कि वो ये कि वेक्टर जो है ना उसको कहते हैं टेंसर ऑफ रैंक 1, क्योंकि उसके कंपोनेंट के ऊपर एक इंडेक्स होता है। देखिए इसके कंपोनेंट के ऊपर ना एक इंडेक्स है जिसकी वैल्यू कभी x है कभी y है, तो टेंसर ऑफ रैंक 1 है, ठीक है। और जो स्केलर है उसके कोई कंपोनेंट नहीं होते। तो अब आप मुझे दीजिए फुल वेक्टर इसके कंपोनेंट है। देखिए जो कंपोनेंट उसके ऊपर एक्स वाई लिखा है, फुल वेक्टर के ऊपर कुछ लिखा है एक्स वाई, इसके कोई कंपोनेंट नहीं है। तो ये वेक्टर है कि स्केलर है, तो इसका रैंक 0 है, उसके ऊपर नहीं है। तो उस लिहाज से फुल वेक्टर एक स्केलर बनता है, और जिसको हम वेक्टर कहते हैं वो असल में कंपोनेंट के सेट को कहते हैं। अच्छा, ये आखिरी बात फिर मैंने सॉरी अगर आपको ना समझ आई हो तो ये थोड़ी सी मुश्किल बात है, तो लेकिन मगर आसान बातों की तरफ वापस जाएं तो यह कि जो फुल वेक्टर है बेसिस में वो तो फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। अब वो साइंस है नहीं है, मैं इसके ऊपर इस वक्त ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं है। अगर आपने ये डिस्कशन करनी है तो इसी क्लियर थिंकिंग चैनल में एक प्लेलिस्ट है फिलॉसफी ऑफ साइंस, उसमें आप क्वेश्चन लिख दें, मैं वहीं जवाब देने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल ये साइंस का मसला है, मेजरमेंट का मसला है, फिजिकल क्वांटिटी मैं इस पर बात नहीं करता। आज का लेक्चर असल में मैथमेटिक्स पर है, वो बातें जो कि हम लेक्चर के दौरान ही मेजरमेंट किए बगैर, अपरेटस में जाए बगैर हम कर सकें। आज हम लेक्चर में सिर्फ वो कर रहे हैं जिसके लिए मेजरमेंट में ना जाना पड़े, ठीक है। तो मेजरमेंट ना जाने के लिए हमें चाहिए नंबर्स। एक्चुअली मेजरमेंट करें ना, अगर हमारा नंबर है और हमारी चॉइस पर डिपेंडेंट ना हो, चॉइस बदलने से ना बदले, तो नंबर कैसे, वेक्टर को नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बेसिस वेक्टर ख़त्म करने, क्योंकि वो नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये करने का तरीका क्या है कि बेसिस वेक्टर हो या कोई वेक्टर हो, अभी देखिए मैं टारगेट ही उनको ख़त्म करना है। वेक्टर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, मैं एक करता हूँ, सोच लिया आपने डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट लें वो दो चीज़ें जो कि मैं जिस तरह कहता हूँ प्रॉब्लमेटिक हैं बेसिस वेक्टर समेत वेक्टर, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते और मेजर नहीं हो सकते और जो भी मसले हैं, और वो चॉइस पर डिपेंडेंट हैं, जिनके जो मसले हैं। डॉट प्रोडक्ट ने दो चीज़ों को एक स्टेप में ख़त्म कर दिया। तो डॉट प्रोडक्ट के लिहाज से बड़ी काम की चीज़ है। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट की एक जो सादा तरीन चंद मिसाल है वो ये कि एक वेक्टर का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट, तो इसमें भी वो सारी खूबियाँ हैं जो मैं जिसकी तलाश में हूँ पूरे वेक्टर में। दो चीज़ें ख़त्म होनी हैं, एक तो हमारी जो वेक्टर ख़त्म होने हैं, वो तो आप अपने साथ डॉट प्रोडक्ट लें। इसमें ऐसे आई जे तो हैं ही, आई प्राइम और जे प्राइम कभी आ रहा है, आई प्राइम के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, आई प्राइम का जे प्राइम के साथ डॉट प्रोडक्ट 0। तो ये बस ये 1 और 0 तो ख़त्म हो गया। 1 और 0 कहाँ दिखाई दे रहे हैं, अब आपके पास नंबर्स हैं। और पहली बात तो ये कि पहला काम तो ये हो गया कि वेक्टर ख़त्म हो गए। अच्छा, चॉइस मौजूद है, एक्स का फार्मूला, लेकिन इसमें थीटा मौजूद है, थीटा हमारी चॉइस पर डिपेंडेंट है। लेकिन आप इस कैलकुलेशन को मुकम्मल करें,
स्क्वायर करें, ये अभी ये फॉर्मूले तो पिछले स्लाइड में भी थे। नेट रिजल्ट जो होगा वो इसमें ये चॉइस या थीटा भी ख़त्म हो गया, तो वेक्टर पहले ख़त्म हो गए और चॉइस बाद में ख़त्म हो गया, और जो अब जो है ना हम कह सकते हैं प्रॉपर साइंस कर रहे हैं, ठीक है। इनवेरिएंट भी है और हमारे चॉइस पर डिपेंडेंट नहीं है। क्या चीज़ है, एक तो आप फुल वेक्टर को कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं उसके बजाय प्रेफर करूँगा डॉट प्रोडक्ट को। उसकी वजह यह कि फुल वेक्टर के बारे में डिस्कशन के लिए मुझे इस लेक्चर से बाहर फिलॉसफी और साइंस में जाना पड़ेगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट का तो मुझे किसी भी साइंस को समझे बगैर, मेजरमेंट को समझे बगैर, अपडेट्स को समझे बगैर मैं आपको कह सकता हूँ कि वो उसमें ये दोनों खूबियाँ हैं। वो नंबर भी है और हमारी चॉइस पर डिपेंडेंट भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात है, आपका ज़रा सा टेस्ट है, आपने पहचानना है कि बेसिस चेंज हुई कि नहीं हुई। कैसे पहचानेंगे? हो सकता है आप कहें जी जो नई बेसिस है उसका फार्मूला पुरानी बेसिस से बदल गया। अगर आप तक बेसिस के बारे में पर ही आपकी का जो है ना आपकी सोच बेसिस के बारे में, बेसिस वेक्टर्स होते हैं के बारे में सोची हुई है, तो ये मेरा थोड़ा सा साइंस से कुछ दूर है। साइंस से ज़्यादा करीब आ सकते हैं अगर आप ये वेक्टर, ये जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उनकी बात ज़रा ना करें। और रिलेटिविटी में आज अगली स्लाइड में ये आ रहा हूँ, रिलेटिविटी में ये होता है वेक्टर को कौन बेसिस वेक्टर करता है, ठीक है। तो क्या होता है, आप ये सोच रहे हैं, आपको बस एक मिनट ही आपके पास गया कि कैसे दूसरा तरीका कैसे पहचानने का कि चेंज ऑफ बेसिस हुई है। अब आपने बात वेक्टर की नहीं करनी, किसकी करनी है, नंबरों की करनी है, ठीक है। अच्छा, चाहे हमारे चॉइस पर डिपेंड हो, लेकिन नंबर तो होना तो एक तो खूबी है ना उनमें से, दो में से एक। और वो क्या है कि आप ये देखें कि अगर किसी वजह से हमारे पास जो नए नंबर्स हैं, नए कंपोनेंट है, कंपोनेंट खूबी है कि वो नंबर्स हैं, मेजरेबल है, ठीक है। वो पुराने नंबर्स की कॉम्बिनेशन है ना, तो इसका मतलब ये है कि बेसिस चेंज हुई है। अब एक के बजाय दूसरी जो तरीका है उसमें काम की बात यह है कि इसमें कोई वेक्टर का जिक्र नहीं था, ठीक है, अब सिर्फ मेजरेबल क्वांटिटीज थी। लेकिन अब ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि चॉइस पर डिपेंडेंस बाकी है, ठीक है। अच्छा, अब आए फिजिक्स पर भी, आप कह रहे हैं कि सर मैथ पर ही लेक्चर लग गया, ठीक है। अच्छा, अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है कि आप जो सादा मिसाल तो आप कह सकते हैं कि ये बैठे हैं और ये कोई साहब बैठे हैं और ये अब ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब ट्रेन के अंदर मेजरमेंट कर रहे हैं और ट्रेन और ज़मीन पर जो मेजरमेंट कर रहे हैं उनका आपस में ट्रेन के अंदर मेजरमेंट है, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम और टी प्राइम। ये रिलेटिविटी की तैयारी असल में टी भी साथ आ गया, टाइम भी आ गया। गैलीलियन ने तो खैर काम किया था 300-400 साल पहले, उस वक्त तो रिलेटिविटी नहीं थी, लेकिन मैं आज 21वीं में पेश कर रहा हूँ तो मैंने इसमें रिलेटिविटी के लिहाज से हिस्टोरिकली बात करना है कि इसमें क्या थी। तो उसके लिहाज से लैंग्वेज वही है, जो तस्वीर जब रिलेटिविटी पर भी जाना मुझे ये तस्वीर रखनी है, ठीक है। रिलेटिविटी हो या गैलीलियन हो, तस्वीर यही है। अच्छा, फिलहाल एक्चुअल फार्मूला जो है ना वो गैलीलियो का है, जो हॉरिजॉन्टल अगर मूव कर रहा है तो जो इधर ये जो इंटरनल डिस्टेंस है वो एक्सटर्नल में से वी टी निकाल दें तो ये आपको मिल जाएगा। अब ये कि चेंज ऑफ बेसिस है कि नहीं है, अब मेरा ख्याल है बेसिस का जिक्र ना ही करें, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि जो नए कंपोनेंट हैं वो पुराने कंपोनेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन है। मेरा ख्याल है कोशिश करें आप इससे ही फिजिक्स सीख सकें, आप बेसिस के इंतजार में ना रहा करें, ठीक है। बेसिस के इंतजार में यहाँ हम पता नहीं आप कैसे करेंगे, उसके बाद रिलेटिविटी में और मुश्किल हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन है, बस कॉम्बिनेशन को देखें, नंबर को ही देखें, और मेरा ख्याल है ये ज़्यादा अच्छी साइंस है, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये सारे मैं तो अपनी तरफ से ये दोनों चीज़ें ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे जो पढ़ाना है वो मैंने एक तीसरी किताब लिखी है ना रिलेटिविटी के लिए, हार्टले की ग्रेविटी। वो हार्टले वेक्टर्स के बारे में शायद इतनी मतलब इस तरह की उनकी ओपिनियन नहीं है, कुछ इसमें थोड़ी सी मेरी ओपिनियन भी थी। तो वो बार वो वेक्टर्स का जिक्र करना मुझे भी जिक्र करना पड़ता है, लेकिन मैं उनको बाकायदा मैंने टारगेट बनाया कि उनको जल्दी ख़त्म करना है। हार्टले का ऐसा टारगेट नहीं है, हार्टले ने फ्रीली वेक्टर का भी जिक्र किया है, ठीक है। तो इनवेरिएंट क्या है हार्टले में, और ये इसको मैं भी इनकार नहीं कर सकता कि डॉट प्रोडक्ट के अलावा फुल वेक्टर भी इनवेरिएंट है, ठीक है। और ये बात आप सिर्फ स्पेस के अंदर ही नहीं कह सकते एक्स वाई जेड, आप स्पेस टाइम में भी कह सकते हैं। इस मिसाल में क्या हुआ है, कंपोनेंट बदला, टाइम कंपोनेंट का भी फार्मूला है, टाइम नहीं बदलता न्यूटनियन फिजिक्स के मुताबिक। तो टी टाइम कंपोनेंट प्राइम में वही है जो कि टाइम कंपोनेंट आम प्राइम है, दोनों जगह घड़ी का टाइम है, ठीक है।
अच्छा, नए कंपोनेंट पुराने कंपोनेंट की लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर आप यहाँ भी फुल वेक्टर बनाना चाहें तो ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है, हार्टले ने तो बनाए हैं, ठीक है। एक पी के अलोंग भी एक बेसिस वेक्टर है, और मैं ख्याल अगली में दिखाऊँ। टाइम के अराउंड बेसिस वेक्टर ये है कि उसके लिए, क्योंकि हार्टले ने तो बेसिस वेक्टर का इस्तेमाल किया ना, खास जितना मैं कहूँ उससे ज़्यादा किया, ठीक है। वो ये है कि जिस तरीके से जो पहली बात ये है कि आई एक लैंग्वेज टाइम के अलाउंग है वेक्टर, वो आई जे के नहीं होगा बल्कि ई टी होगा, और उसको अब कंसिस्टेंट करने के लिए आई जे के को भी अब ई एक्स कह दें, ई स्मॉल ई बेसिस वेक्टर के लिए। और अगले स्टेप में बताया ई एक्स को मैंने ई वन बना देना और ई टी को ई ज़ीरो बना देना, क्योंकि अब हम मैथ भी ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये ई टी क्या है, ये ऑप्शनल सी चीज़ है, मैं तो इसको बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन हार्टले ने इस्तेमाल किया हुआ है। मैं बात तो मुझे पढ़ाना तो हार्टले भी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि ई एक्स जो है, ये आई है, वो है डायरेक्शन, उस डायरेक्शन है जिसमें आई यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में होता है कि जिस एक्स जो एक्स कंपोनेंट जब इंक्रीज हो, तो जे यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में होता है कि जिसमें वाई कंपोनेंट इंक्रीज हो। टी यूनिट वेक्टर आपके लिए हो सकता है नई चीज़ हो, उस डायरेक्शन में होगा कि जिसमें टाइम इंक्रीज करे। अब कोई चीज़ मूव कर रही है तो टाइम के साथ वो किधर जा रही है, जो जिधर जा रही है वो उसकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कुछ मैं उसको नॉर्मल यूनिट उसके मैग्नीट्यूड को 1 करके एक ख़ास तरह की जो वेलोसिटी है वही वो टाइम के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है। ये किताब में फिगर 5.10 है, हार्टले की किताब में, ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि ये बेसिस वेक्टर के जिक्र के बजाय आप पहचाने हुए, मैं थोड़ी देर पहले मैंने कहा भी था इस स्लाइड को आते इमीडिएटली, कि अब ये देखिए कंपोनेंट जो है ना, नए कंपोनेंट पुराने कंपोनेंट की लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ भी वही लिखा है। अच्छा, अगर आप प्रिसाइजली अगर आप मुझसे बाकायदा कहते हैं आपको रिलेटिविटी पढ़ाऊँ, तो इसमें ये जो इसमें ना ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये कॉस थीटा साइन थीटा नहीं होता, कॉस हाइपरबोलिक थीटा और साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है। और अगर आप गैलीलियन कर रहे हैं तो इसमें थीटा जो है ना मच लेसर देन 1 है। लेकिन अगर आप अब आए 20वीं सदी में, आइंस्टाइन की थ्योरी है, ठीक है, उसमें ये जो फार्मूला था उसमें कॉस हाइपरबोलिक थीटा वो मच लेसर देन 1 नहीं है, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो सीधे जैसे मैंने कहा था वही होगी, और उसकी वजह से ये जो x माइनस वी टी था उसके साथ एक फैक्टर गैमा फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो जाता है। आज के लेक्चर के लिए मैं खाली इन टेक्निकल डिटेल से मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि नए कंपोनेंट जो है ना पुराने कंपोनेंट की कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, और यहाँ है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा खुद एक्चुअल रिलेटिविटी पढ़ाना तो वो तो आज के लेक्चर में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक हार्टले को मैंने फॉलो कर रहा हूँ, तो अब अगली जो स्लाइड है वो तो मेरी ओपिनियन जो वेक्टर के बारे में मैंने जो भी ओपिनियन की है उसको भूल कर बिल्कुल मैं हार्टले से ही अब स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ देर के लिए। थोड़ी देर बाद मेरी ओपिनियन दोबारा आ जाएगी, लेकिन अभी हार्टले से स्टार्ट करें। और हार्टले का से स्टार्ट करना है तो एक काम तो आप ये करें कि वेक्टर, क्योंकि हार्टले तो बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं ना फुल वेक्टर का, ठीक है, वो स्पेस के अंदर ही नहीं कि जिसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट, स्पेस टाइम में भी फुल वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जो 4 बेस वेक्टर से मेरे पास होगा, आई जे के को ई एक्स ई वाई ई जेड, और उसके अलावा ई टी टाइम के अराउंड बेस वेक्टर भी, ठीक है। अच्छा, तो अब फुल वेक्टर जो होगा ना, अगर तो उसके 4 कंपोनेंट हैं तो वो बोल्ड में होगा, और उसके 3 कंपोनेंट जो होंगे तो वो एरो के साथ होगा। ये हार्टले का स्टाइल है। अच्छा, ये बेसिस वेक्टर और कंपोनेंट मिलाकर अब, क्योंकि इसमें चारों कंपोनेंट तो ये बोल्ड है, अगर ये 3 होते तो एरो होता, ऊपर एरो होता भी है, ठीक है। अच्छा, ये ई एक्स ई वाई ई जेड तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अब इसको एक्स ई एक्स का है, अगले स्टेप में जाकर इसको 1 2 3 कह दिया। आखिरकार तो हार्टले में ज़्यादातर 1 2 3 है। अच्छा, अब वही बात तो मैं ख्याल स्लाइड नंबर 3 में भी कह चुका था कि अगर बेसिस वेक्टर फुल वेक्टर इनवेरिएंट है, अगर बेसिस वेक्टर कोवेरिएंट है तो कंपोनेंट उसके कॉन्ट्रेरी वेरी करेंगे तो वो कॉन्ट्रावेरिएंट होंगे, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी नई बात यह है कि वो जो मैंने एरो वाली बात की लिखी हुई इधर है, ठीक है। ये फुल वेक्टर जो है ना, कई लोग सेट ऑफ कंपोनेंट्स कोई वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में जो जीरो कंपोनेंट है, जीरो टाइम, अब मैं ख्याल बेहतर याद रखें, बार बार कोई आपको रिमाइंड नहीं कराएगा, ठीक है।
जीरोथ कंपोनेंट टाइम कंपोनेंट। टाइम का मतलब ये नहीं कि वो टाइम हो, बहुत सारे 4 वेक्टर होते हैं उनमें, एनर्जी 4 वेक्टर, पोटेंशियल 4 वेक्टर, मतलब टाइम कंपोनेंट असल में स्केलर कंपोनेंट है जो कि ऑर्डिनरी, जिसके कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। और जो 3 कंपोनेंट इकट्ठे हैं वो एरो के साथ इकट्ठे हैं। तो बाकी ये जो कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वाली बात है, तीसरी स्लाइड में, चौथी स्लाइड में वो तो 3 वेक्टर के लिए गई थी, और अब यहाँ वही बात है कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट की, लेकिन अब ये 4 वेक्टर के लिए, ठीक है। अच्छा, कंट्रावेरिएंट जो चीज़ें होती हैं उन्हें सुपरस्क्रिप्ट के तौर पर लिखा जाता है, और जो कोवेरिएंट होते हैं उन्हें सबस्क्रिप्ट के तौर पर। तो फिलहाल बेसिस, क्योंकि कोवेरिएंट है तो बेसिस के जो इंडिसेस हैं वो सबस्क्रिप्ट हैं, ठीक है। अच्छा, आयन जो इवेंचुअली मेरा भी जो अभी तक टारगेट रहा है, और आइंस्टाइन में भी को भी ज़ाहिर है सारे फिजिसिस्ट बहुत सारी चीज़ों में, ज़्यादातर चीज़ों में शायद हम इकट्ठे ही होते हैं, कभी डिफरेंस ओपिनियन हो तो खबर होती है, लेकिन ज़्यादातर तो इस्तेमाल करते हैं। तो ये डॉट पॉड के बारे में मैंने जो कुछ कहा है वो तो, ये फुल वेक्टर के बारे में भी जो कुछ कहा है वो तो सब पूरी साइंस में माना जाता है ना। तो यहाँ डॉट पॉड नहीं, फुल वेक्टर की मिसाल है। तो फुल वेक्टर जो है ना वो इनवेरिएंट है, तो अगर बेसिस, अब ये जो मैंने लिखा है ना, जिसको शॉर्ट करके इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एक इंडेक्स है अल्फ़ा, अगर वो रिपीटेड है ना तो फिर ये 1 2 3 वाला 4 लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि इसकी सारी वैल्यू दें। लेकिन एक कंट्रावेरिएंट होनी चाहिए, कोवेरिएंट होनी, ताकि रिजल्ट इनवेरिएंट हो। एक दफ़ा सुपरस्क्रिप्ट, एक दफ़ा सबस्क्रिप्ट। अच्छा, ये जो मिसाल है फुल वेक्टर की, 12 लोग कहते हैं, मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जो अपनी जो पसंदीदा मिसाल है वो डॉट प्रोडक्ट ही है। तो और आइंस्टाइन ने भी इवेंचुअली इसकी जो थ्योरी वो डॉट प्रोडक्ट की लैंग्वेज में ही है। फुल वेक्टर का आइंस्टाइन ने भी कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, एजुकेशन के लिए हार्टलाइन इस्तेमाल किया, ठीक है, वो एक समझने का एक तरीका है। लेकिन अगर आप आइंस्टाइन की थ्योरी अब समझना चाहें तो उसमें ये फुल वेक्टर का और का मेरा ख्याल है कोई इस्तेमाल नहीं है। वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल है। जो फुल वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल है एजुकेशनली, एक ओपिनियन ये है। इसके अलावा भी ख़त्म हो जाता है डॉट प्रोडक्ट का लेकर, वो सॉरी बेसिस ये फैक्टर का। और वो ऐसे है कि ये डॉट प्रोडक्ट है ना, चले अभी तक मैंने वो रखा है, इसमें वेक्टर रखा है, या बी में भी वेक्टर रखा है, बेसिस वेक्टर रखा है। क्या होगा ये डॉट प्रोडक्ट के जरिए जो है ना, ये अभी आपको नहीं पता। अच्छा, अभी आपको लिमिटेड ना रहे कि इनका डॉट प्रोडक्ट 1 या 0 होगा, ठीक है। अब जनरल बात है, डॉट प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। इसे जी अल्फ़ा बीटा कह दिया, ठीक है, इसके ऊपर इंडेक्स थे, इसके ऊपर भी इंडेक्स था। अगर आप मसला आपको बहुत ज़्यादा ना हो गया तो मैं कह दूँ, ये टेंसर ऑफ रैंक, इसका रैंक कितना है, इसके 2 इंडिसेस हैं, 2 रैंक है, 2 सबस्क्रिप्ट हैं, तो 2 सुपरस्क्रिप्ट होने चाहिए ताकि इनवेरिएंट बनाए। डॉट प्रोडक्ट इनवेरिएंट है, ठीक है। और ये कंपोनेंट हैं दोनों, क्योंकि सुपर कंट्रावेरिएंट हैं, तो ये 2 सुपरस्क्रिप्ट दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, जी अल्फ़ा भी जी ए के बारे में, ठीक है, आपको एजुकेशन में आपको करने के लिए, स्टार्ट लेने के लिए कहीं से तो स्टार्ट करना, लोगों को प्राइमरी के बाद मैट्रिक और उसके बाद एफ एस, सीधे इस रूट से ले जाना ही होता है, ठीक है। तो एक दफ़ा तारफ़ करने के लिए कह दिया कि जी अल्फ़ा बीटा डॉट प्रोडक्ट से आया है, ताकि आप बात तो हो सके। लेकिन अब ये देखिएगा, डी अल्फ़ा सिर्फ एक एजुकेशन में, ये सिर्फ एक एजुकेशनल मैट्रिक तो नहीं शायद ना कहूँ, लेकिन बाल ये एजुकेशन का एक रूट है, लेकिन बस इससे ज़्यादा सीरियस ना हो जाएगा। असल में आइंस्टाइन की थ्योरी में जी अल्फ़ा बीटा जो है ना, वो किसी डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट से नहीं मिलता। वो आइंस्टाइन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन का लफ्ज़ आपके लिए नया तो देखें, जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसमें एक्सेलरेशन सेकंड डेरिवेटिव है, तो एफ इक्वल टू एम में न्यूटन सेकंड लॉ डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, R3 वेक्टर आर का फार्मूला मिलेगा, ठीक है ना। ये तो हो गया न्यूटनियन। अब इसी में ये कहेंगे आइंस्टाइन की है, आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन, आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन इक्वेशंस हैं, क्योंकि उसमें इंडिसेस हैं, उनकी वैल्यू बदल दें तो आप इक्वेशन तो हो जाएंगी। अगर सिंबल को देखेंगे तो इक्वेशन कहेंगे, देखने में तो एक इक्वेशन है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, फिलहाल बस नाम ही काफ़ी है, वरना दिखाऊंगा तो आप फिर परेशान हो जाएंगे, उसको देख नहीं सकेंगे, ठीक है। वो भी इस तरह की है, ये जब है वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही, ठीक है। जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जी म्यू न्यू। तो जी म्यू न्यू असल में इस तरीके से मिलता है, डॉट प्रोडक्ट से नहीं मिलता, ठीक है। नंबर है, अब नंबर को मेरा ख्याल है अब ज़रा मेच्योर हो जाएं, नंबरों को खुद हैंडल करना सीखें, ये वेक्टर द्वारा पर डिपेंडेंट ना ही हो। अब सवाल आपका ये हो कि जी अल्फ़ा बीटा आपको कैसे मिलेगा, इसको भूल जाएं कि डॉट प्रोडक्ट से आया था। और अगर आप ये ना भूलें तो भी आपको एक ज़रा सी बड़ी परेशानी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा,
अच्छा, अब अभी तक जो कोवेरिएंट का लफ्ज़ है ना, उसके थ्रू बेसिस बाकी थी, और बेसिस का मतलब वेक्टर बाकी था, और मैंने वेक्टर ख़त्म करने हैं। तो मैंने कोवेरिएंट के लिए भी कंपोनेंट में से ही मिसाल तलाश करनी है, क्योंकि अब आइंदा जो बात करना चाहता हूँ सिर्फ नंबर्स, कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट, कोवेरिएंट कंपोनेंट। अभी कोवेरिएंट कंपोनेंट आपको नहीं बताया, ठीक है, लेकिन कोवेरिएंट भी कंपोनेंट होंगे, नंबर होंगे। इसके अलावा ये जो जी अल्फा, इसका नाम शायद मैं आपको नहीं बताया, ठीक है, ये जो जी अल्फा बीटा है, अब इसको छोड़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट से आया। ये जो जिसके दो इंडिसेस हैं, इसको कहते हैं मीट्रिक, इसका नाम इधर लिखा है, ये आगे लिखना है जो भी है, ठीक है, और ये सारे नंबर थे। अच्छा, कोवेरिएंट की वजह से आप कहते हैं कि शायद बेसिस वेक्टर बाकी हो, लेकिन अभी इसका भी इलाज हो जाता है, ठीक है। वो ये कि यहाँ देखें, आपको अगर आप कलर्स पर और कर रहे थे तो अभी तक जी अल्फ़ा बीटा तो ये रेड ही था, ये जो बी का कलर था ब्लू था, मैंने अचानक ये इसको रेड कर दिया। उसकी वजह ये है कि मैं आपको यहाँ दिखाना ये चाहता हूँ कि देखें, ये टोटल इनवेरिएंट होना है, तो अगर ये कंट्रावेरिएंट है तो कोवेरिएंट क्या होगा, ये पूरी जो रेड कॉम्बिनेशन है, ये पूरी रेड कॉम्बिनेशन ने मिलकर इसको कैंसिल करना है। अगर ये कंट्रावेरिएंट है तो पूरी रेड कॉम्बिनेशन कोवेरिएंट है। और अब ये कोवेरिएंट कोई बेसिस वेक्टर नहीं है, कोवेरिएंट भी नंबर्स हैं। तो अब मेरा ख्याल है, अब मेरा ख्याल, अब हार्ट से भी नहीं, कुछ नहीं, इस स्टेज के बाद अब जिस भी किताब में जाएंगे कोई किसी वेक्टर का कोई जिक्र नहीं होगा। वो एजुकेशनल एक सीढ़ी है, उस पर आप उस पर चढ़ लिए, लेकिन अब बस ठीक है, अब अगली मंजिल पर आ गए। फिलहाल आप उसी कोशिश करें कि उसी पर रहें, वेक्टर का जिक्र नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक कंट्रावेरिएंट वेक्टर, हम कंट्रा वेक्टर कहते हैं, लेकिन असल में कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स जो कंट्रावेरिएंट होते हैं उनके सेट को कंट्रावेरिएंट वेक्टर भी जल्दी में बोल देते हैं। कोवेरिएंट बेसिस यानी कोवेरिएंट कंपोनेंट्स वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, इसके अलावा वो जो था ना जिसके ऊपर दो इंडिसेस जी म्यू, उसको कहते हैं मीट्रिक, मेरा ख्याल नाम इधर लिखा है, अब लिखा है। अच्छा, वो आंसर डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है, और ये बड़ी मुश्किल डिफरेंशियल इक्वेशन है और बड़ा मुश्किल मैथ है। एक उसका जो रिजल्ट मैं आपको बता सकता हूँ, उसको डिराइव करके तो नहीं दिखा सकता, कम से कम इस कोर्स में नहीं, ठीक है। भी अगला कोर्स मेरा प्लान है ये जनरल रिलेटिविटी पर पूरा, तो ये उसमें देखें मैं आपको कितना बता सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ रिजल्ट बता सकता हूँ। और वो ये है कि अगर ग्रेविटेशन इफेक्ट नहीं है, सूरज से खासे दूर हैं या जो भी कुछ है, वो चीज़ें जो ग्रेविटेशन पैदा करती हैं उनसे दूर है, तो अगर ग्रेविटी वीक है, ग्रेविटेशन इफेक्ट नहीं है, आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, ये सिर्फ मैं लफ्ज़ बोल दिया, इसकी तफसील ग्रेविटी के मैं लेक्चर में बदल सकता हूँ, लेकिन इफेक्ट तो है ना, ज़मीन सूर्य के घूम तो रही है ना। अगर ग्रेविटेशन इफेक्ट्स हैं और अगर वो खासे वीक हैं, तो फिर जो मीट्रिक जी म्यू भी है ना, वो ईटा बन जाएगी। और ईटा तो सीधी सी बात है, उसमें कितने हैं, सिर्फ 4 नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सब ज़ीरो थे 4x4 में, ठीक है। तो अब ये रिज़ल्ट है जो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इस दौरान मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये कहते हैं कि जी, अगर आप ये समझते हैं कि जी अभी तक डॉट प्रोडक्ट से आया था, तो ये देखिए G11 क्या है, ये क्या कह लें, ये जी कह लें कि ये -1 है। अगर डॉट प्रोडक्ट से तो अपने साथ डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट -1 है। पता नहीं इस मसले का को सीरियस लेने की ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है। अगर आप ए बी कॉस थीटा के ज़रिए कहें तो फिर अपने साथ डॉट प्रोडक्ट -1 का मतलब आप कहते हैं कि मैग्नीट्यूड कम्प्लेक्स नंबर आयोटा में इमेजिनरी नंबर है या जो भी है, बल ये मेरी फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे जी म्यू नहीं चाहिए, नंबर चाहिए, कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट चाहिए, कोवेरिएंट कंपोनेंट चाहिए, सारे नंबर हैं और बस मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन जिनको बेस वेक्टर की तलाश है उनके लिए ये एक सवाल ज़रूर है। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि उनके पास जवाब ही नहीं हो सकता, जवाब हो उनके पास, लेकिन बल मेरा ये टॉपिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे नंबरों के साथ ही डील करना है। अच्छा, अब मेरा काम ये है कि मुझे मीट्रिक पता है, आइंस्टाइन की थ्योरी से मदद से करके, जैसे भी मुझे पता चल गया कि जब ग्रेविटी वीक है तो वो फ्लैट स्पेस टाइम कहते हैं, तो फ्लैट स्पेस टाइम में मीट्रिक मुझे पता है, मैट्रिक्स है, उसकी एंट्री 0 भी पता है, 1 भी पता है, -1 भी पता है, मेरे पास है। अब अगर जी मी न्यूज़ से भी मैं आपको शायद पीछे चलाऊँ तो वक्त लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले सही था ना, इसमें ये जी मी न्यूज़ मल्टीप्लाई किया था, तो वो कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट कोवेरिएंट में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये करेंगे जी मीनी के बजाय अगर ईटा है, मतलब वही काम आप जो अब कह रहे हैं, दो इंडिसेस अगर कर रहे हैं, दो इंडिसेस आपस में एक मैच कर गए तो और उनके ऊपर सम था, तो यही काम होता है जब आप लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप यही कुछ करते हैं। तो आप बजाय के एक एक करके देंगे, पहले के 0 लिया, फिर आपने 0 1 2 3
ये 1 2 3 4 नहीं करते हम, 0 लिया, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 किया, फिर 1 लिया, 1 2 3, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखें इंडिसेस का ऑप्शन नहीं लीजिए, जब ऑलरेडी आपको सिखा चुका, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई भी कॉलम है, उसमें भी सारे काम हो जाते हैं। तो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो जीरोथ कंपोनेंट है, इसको टाइम कंपोनेंट भी आप कहते हैं, लेकिन बेहतर है जीरो ही कहा करें, क्योंकि हमेशा टाइम नहीं होगा। अभी जरा मिसालें शायद मेरे ख्याल अगली स्लाइड में है, ठीक है। तो जो स्केलर कंपोनेंट है, मतलब जो कि 3 वेक्टर का पार्ट नहीं है, टाइम कंपोनेंट कह लें यहाँ पे, वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो 3 वेक्टर के पार्ट हैं, जो स्पेशियल कंपोनेंट है क्या है, वो रिवर्स हो जाएंगे। तो आम तौर पर वैसे जो होगा ना कि अगर स्पेशल, ये जो असल में मैंने लेक्चर है वो इसलिए रखा है कि आइंस्टाइन की जो 1916 की जो ग्रेविटी की थ्योरी है ना, उसकी भी आप तैयारी कर सकें। वरना अगर मैंने मकसद महज स्पेशल ग्रेविटी जो 1905 की थ्योरी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास इंक्रीज, टाइम डायलेशन वगैरह पढ़ाना है, तो फिर तो लोगों ने मेरे ख्याल याद किया होता है शायद ये कि जी कंट्रा वेरिएंट में अगर सारे पॉजिटिव हों तो को वेरिएंट में जो 3 कंपोनेंट होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। बहुत सारे लोग वो समझते हैं कि शायद इतना ही काफ़ी है और इससे ही काम चलाते हैं। लेकिन एक तो बात यह है कि ये सिर्फ आइंस्टाइन की एक लिमिटेड थ्योरी, जो कि हिस्टोरिकली अभी लिमिटेड हो चुकी है, सिर्फ उसके लिए है। जो इस वक्त हमारी जो बेस्ट थ्योरी है उसके लिए बात ठीक नहीं है, ठीक है, किस की। और ये बात कि कंट्रा वेरिएंट में हमेशा प्लस होंगे और को वेरिएंट में नेगेटिव होंगे, ये बात भी हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वो मेरे ख्याल वो स्लाइड 12 में है जो मैंने कहा हमेशा ट्रू नहीं है। दरमियान में मेरे ख्याल में थोड़ी सी जो कुछ कर चुके हैं उसकी एक समरी सी है। वैसे मेरे ख्याल इसमें शायद कोई नई चीज़ ना हो कि अब ये जो 4 कंपोनेंट वाले वेक्टर है ना, 4 का सेट, उनको कहते हैं 4 वेक्टर। तो 4 वेक्टर की ज़रूरत क्या है, तो ये मेरे ख्याल ये जो मैं कह चुका हूँ उसकी समरी है। वो ये कि रिलेटिविटी का एक पास्टुलेट है कि लॉज ऑफ फिजिक्स सेम होते हैं आर फ्रेम में, और उसकी वजह से सेम होने के लिए क्या ज़रूरी है, वो ये कि जितनी क्वांटिटीज़ हों वो इनवेरिएंट हों। मतलब अभी तक मेरा इसी पर रहा है लेक्चर में। एक दूसरा लफ्ज़ है क्वांटिटी का कोवेरिएंट होना, कंपोनेंट का कोवेरिएंट होना वो अलग बात है। इक्वेशन का कोवेरिएंट होना, कोवेरिएंट होना, ये नई टर्मिनोलॉजी आपको सीखना होगी। इसको वो पिछले कोवेरिएंट से काफ़ी नहीं है। अगर इक्वेशन कोवेरिएंट का मतलब ये है कि अगर उसकी एक फॉर्म है ना एफ इक्वल टू एम में, फ्रेम बदल दें कि एफ प्राइम एम प्राइम ए प्राइम हो जाएगा एफ। अगर इक्वेशन वैलिड रहती है हर फ्रेम में तो वो इक्वेशन, अब ये क्वांटिटी नहीं है, कंपोनेंट नहीं है, इक्वेशन कोवेरिएंट है, तो ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आपको कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट दोनों चाहिए। क्वांटिटी को इनवेरिएंट बनाना है, आपके पास कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट है, आपको कोवेरिएंट चाहिए ताकि इनवेरिएंट बना सके। तो असल में सारा एम्फेसिस पूरी स्लाइड का ये है कि आपको कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट दोनों चाहिए। मैं मुकम्मल कर देता हूँ, ठीक है। ये तो थी क्वांटिटी। और अगर आप इक्वेशन की बात करें तो अगर लेफ्ट हैंड साइड कंट्रावेरिएंट है तो राइट हैंड साइड भी कंट्रावेरिएंट होगी, और अगर लेफ्ट साइड कोवेरिएंट है तो राइट हैंड साइड भी कोवेरिएंट होगी। अच्छा, आपको कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में अगर कन्वर्ट करना है, अगर आपकी इक्वेशन में दोनों तरह की हैं तो आपको कभी कंट्रावेरिएंट है कभी कोवेरिएंट है, इसमें कन्वर्ट करना है। मैं आपको बता चुका हूँ, जी मीन यू मीट्रिक से मल्टीप्लाई कर दें तो कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक और तरह की मीट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोवेरिएंट कंट्रावेरिएंट में भी हो जाएगा। मिलती जुलती बातें हैं, ठीक है। कुछ लिख दी, कुछ मिलती जुलती बातें हैं, मिल तो आप हर जगह जाएंगी, असल टॉपिक तो समझे। अब जी मी न्यू से अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो मी और न्यू हर एक की 4 वैल्यूज हैं, 4x4 मैट्रिक्स है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कॉलम क्या है उसके में 4 कंपोनेंट होना होंगे, दैट्स वाई 4 वेक्टर, 4 कंपोनेंट, और ये भी 4 वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये तो मेरी हेडिंग जो है ना ये जस्टिफाई हो गई, ठीक है। अच्छा, फिजिकल एग्जांपल्स कौन सी हैं, मैंने एक तो टाइम, ठीक है, और यूनिट सेम करने के लिए टाइम के साथ सी लगा दें। वैसे तो यूनिट तो कोई भी वेलोसिटी लगा दें आप, लेकिन आप रिलेटिविटी हम सीख रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का मैग्नीट्यूड लगाएं, ठीक है। अब पोजीशन लगाएं, ये तो हो गया टाइम कंपोनेंट, पोजीशन कंपोनेंट। लेकिन बेहतर उसे टाइम कंपोनेंट ना करें, ज़ीरो कंपोनेंट का करें। उसकी वजह ये है, अच्छा अगली बात तो वो मैं अभी कर चुका हूँ ना कि जो इसका जो कोवेरिएंट होगा उसमें जो स्पेशल पार्ट होगा वो रिवर्स होगा। अच्छा, अगर आपने इनवेरिएंट को पहचानना है, सॉरी जो मैं मिसाल कह रहा था वो अगला है टिक पर है, लेकिन पहले जो पोजीशन टाइम और पोजीशन इसी के साथ बात मुकम्मल कर लें, ठीक है। वो ये कि अगर आपको डॉट प्रोडक्ट पहचानना है तो इनवेरिएंट और डॉट प्रोडक्ट से चीज़ें होंगी। आप इनवेरिएंट पहचानेंगे तो क्या होगा, अपने साथ कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे c² t² माइनस एक्स डॉट एक्स, x1 x1 x2 x2 x3 x3 डॉट प्रोडक्ट।
अब इसमें क्या होता है, मतलब वैसे तो ये हार्टले की किताब में इक्वेशन 419 में पूरी कैलकुलेशन है, लेकिन अब आइडिया ही लेना है तो आप ये कह दें कि टाइम में एक तरह की चेंज होगी, टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ऑल इन ऑल ये जो क्वांटिटी जो मैथमेटिक्स में इंतजार कहते हैं कि इन्वेरिएंट होगा, ये रिलेटिविटी में भी इन्वेरिएंट है। अच्छा, अब एक बात मैंने बोल पहले दी थी, सॉरी लिखी अब है, वो ये कि अब टाइम कंपोनेंट ना क्या करें, जीरो कंपोनेंट क्या करें, क्योंकि जो पहला कंपोनेंट है तो लाजमी नहीं वो टाइम हो। अगर आपका मोमेंटम 4 वेक्टर है तो पहला कंपोनेंट एनर्जी ओवर सी होगा। ये ओवर सी इस तरह से करना ताकि मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, वेक्टर के सारे कंपोनेंट के सॉरी यूनिट सेम हो जाए, यूनिट सेम ही होने चाहिए, ठीक है। अगर मोमेंटम 4 वेक्टर है तो जो ऑर्डिनरी 3 मोमेंटम है वो तो कॉमा के बाद होगा, और जो कॉमा से पहले जो स्केलर होगा ऑर्डिनरी स्केलर वो नंबर होगा। अच्छा, अब बात ये थी अगर आप समझते हैं कि पूरे लेक्चर की आपको जरूरत नहीं थी, आपको पता है कंट्रावेरिएंट में प्लस होता है, कोवेरिएंट में माइनस होता है, और आपके ख्याल में मैंने आपका वक्त ज़ाया किया या क्या है, तो अब आप देखें नहीं, ज़रा ठहरें, इससे आप पूरे टॉपिक को रिप्लेस नहीं कर सकते। अब चलिए ठीक है, 1916 वाली ग्रेविटी पर ना भी आना चाहें, स्पेशल ग्रेविटी में भी कंट्रावेरिएंट के साथ प्लस और कोवेरिएंट के साथ माइनस ये हमेशा नहीं होता। अगर आप कहते हैं हमेशा होता है तो अगली स्लाइड का इंतजार करें, ठीक है। और वो ये कि अगर ग्रेडियंट है तो देखिए ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है, करली बाई करली एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएशन आई यूनिट वेक्टर के साथ, तो पोजीशन डिनोमिनेटर में आती है, उससे कुछ बातें बदल जाती हैं। और वो कैसे है कि अगर एक्स यू कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, समझिए कंट्रावेरिएंट सेट ऑफ कंपोनेंट है, लेकिन इसको बोलने में कंट्रावेरिएंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो उसका डिफरेंशियल भी कंट्रावेरिएंट वेक्टर होगा। अब मैं वो लैंग्वेज बोल रहा हूँ जिसको शायद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये जो लोगों की लैंग्वेज है मैंने उसे बोल दिया, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा सा लगाया है वेक्टर, ठीक है। ये मैं बताता हूँ मैंने क्यों, मेरी थोड़ी सी नापसंद क्यों है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो चेन रूल है, अगर आपका ऑर्डिनरी चेन हो तो फिर तो होता है ना डी वाई वो डी एक्स, डी वाई वो डी यू इंटू डी यू, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो ये पहला डिफरेंशियल, दूसरा डिफरेंशियल, तीसरा डिफरेंशियल, ये एक रिजल्ट है, ये तो रिजल्ट है कैलकुलस का, ठीक है। अब इसमें देखें ये स्केलर है, इसका डिफरेंशियल भी स्केलर है, स्केलर से ज़्यादा इस वक्त मेरे लिए रेलेवेंट बात है, ये इनवेरिएंट है, लेफ्ट हैंड साइड इनवेरिएंट है, राइट हैंड साइड में दूसरा वेक्टर कंट्रावेरिएंट है, ठीक है। एक्स को मैंने कंट्रावेरिएंट कहा, अगर मैंने इफ़ कहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, कंट्रा का अपोजिट कोवेरी, ठीक है। तो उसका मतलब है ये जो है ना, अब ये जो है ना, ये कोवेरिएंट है, और अब मेन बात ये है कि अब ये कोवेरिएंट बेसिस नहीं है कि कंपोनेंट को कैंसिल करने के लिए बेसिस है, नहीं, ये भी एक नंबर ही है, लेकिन है क्या, ये कोवेरिएंट है। अब इसको कैलकुलस कह रही है, अब ये फुल वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं कह रहा। तो इसको अगर आप 3 को वैल्यू कहें 1 2 3 एक्स वाई जेड कंपोनेंट, तो ग्रेडियंट कहना तो आप इसके आदि हैं, ठीक है, पहले से हैं, ठीक है। अच्छा, 4 के भी इधर आदि हो जाएं, 4 में क्या होता है, अगर ये जो ग्रेडियंट है ना, इसकी 4 वैल्यूज हैं, देखें कहीं माइनस साइन नहीं आया, ठीक है, ये चारों प्लस साइन है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट करके लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे। तो ये जो है ना, ये हेल्जन मार्टिन, वैसे ये पार्टिकल फिजिक्स की किताब है, अब ये ग्रेविटी की किताब नहीं है, और ये मैं बस यहाँ से ख़त्म करने का इरादा मेरा, ठीक है। उसकी 313 में कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये सबस्क्रिप्ट के साथ कोवेरिएंट है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि आंसर वो जो डिराक इक्वेशन है ना, अभी पार्टिकल फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होना है, उसमें कोवेरिएंट के साथ प्लस साइन है। वो जो आप आदि हो गए ना, कोवेरिएंट के साथ माइनस होता है, वो यहाँ नहीं है, वो करेंगे गलती करेंगे आप, ठीक है। अब इवन पार्टिकल फिजिक्स नहीं समझेंगे, रिलेटिविटी को छोड़ें, ठीक है। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ, ये मैंने कहा था ना, ये मुझे ये लैंग्वेज पसंद क्यों नहीं है। बात ये है कि जिसको वेक्टर लोग कहते हैं वो असल में किसके कंपोनेंट का सेट होता है, ठीक है, कंट्रावेरिएंट वेक्टर नहीं होता। जो फुल वेक्टर अगर बेसिस भी शामिल करते हैं वो तो हमेशा इनवेरिएंट होता है, लेकिन ये लोगों का रिवाज जैसे हमने वेक्टर कहा है, ठीक है। अच्छा, बल अब ये सारी बातें हो गई, तो समरी ये है कि एक तो आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन है, डॉट प्रोडक्ट की बहुत अहमियत है, मैंने आधा लेक्चर हुआ है इसी बात पर, इसको शायद हो सकता है सॉरी कोई बातें रिपीट भी की हो। डॉट प्रोडक्ट की अहमियत में वो कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट अभी सब नंबरों से ही बना है, ठीक है, अब कोई वो नहीं है, मेरे ख्याल मेरे रिजल्ट में कहीं बेसिस वेक्टर का जिक्र शायद ना हो। अच्छा, मीट्रिक जो है ना, कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट को कोवेरिएंट कंपोनेंट चले, फिर बेसिस नहीं, मुझे इसको याद नहीं मेरे दिन में कि बेसिस का जिक्र है कि नहीं, वेक्टर का जिक्र है कि नहीं, लेकिन मतलब अभी तक नहीं है, ठीक है। था थोड़ा था, डॉट प्रोडक्ट ने इमीडिएटली इसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, ग्रेविटी में जो जी मी न्यू है, अब ये मैट्रिक्स है, और फ्लैट स्पेस टाइम में जब ग्रेविटी कमज़ोर हो तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट स्ट्रॉन्ग ना हो, ब्लैक होल के करीब अपने काम नहीं करना, ठीक है।
सूरज से करोड़ों मील दूर, ठीक है, कर लें, ठीक है, कि ये मैट्रिक्स होगी मैट्रिक्स। अभी ये थोड़ा लफ्ज़ आपको ना ये भी करके, एक मीट्रिक होता है, ये जीमीएनयू जो है ना ये मीट्रिक भी है क्योंकि ये डिस्टेंस मैयर करने में, क्योंकि देखिए अपने साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्टेंस होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस मैयर करने में इस्तेमाल, इसको मीट्रिक कहते हैं, ये ME है। और क्योंकि ये मैट्रिक्स है, इसके दो कंपोनेंट है, रो और कॉलम में बना लें तो ये मैट्रिक्स है। तो ये दोनों सेंस में है और आपको पता होना चाहिए किस मफहूम में जब कहते हैं तो क्या मतलब होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो ग्रेडियंट है वो उसमें कोवेरिएंट में प्लस साइन आता है। अच्छा मेरा ख्याल है ये जो किसी रिजल्ट में किसी वेक्टर का जिक्र नहीं, थोड़ा सा ये जिक्र है वेक्टर का और वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है मैं आपको, अच्छा यहाँ भी मैंने तीनों को इकट्ठा करने के लिए वेक्टर कह दिया, ठीक है, लेकिन असल मतलब इसका x डेरिवेटिव, y डेरिवेटिव, z डेरिवेटिव की कलेक्शन है, कोई बेसिस वेक्टर नहीं है कॉन्सेप्चुअल। तो मैं ख्याल है अगर आप मेच्योर होकर साइंस करें तो फिर बेसिस ये वेक्टर के बगैर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो कर सकता हूँ, देखें अब आप करना चाहिए या ना करें। कंपोनेंट के साथ वो एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया था वेक्टर, लेकिन अब कंपोनेंट के साथ ही डील करना मैंने तो सीख लिया, अब आपकी मर्ज़ी है जब भी सीखें, ठीक है। और ये लेक्चर यहाँ का ख़त्म है। अच्छा ये एक नई सीरीज है, हो सकता है पुरानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो EMT की सीरीज़ थी हो सकता है उसमें आपकी दिलचस्पी ना हो, लेकिन ये नई चीज़ है, एक नई थ्योरी है, तो इसके लिए वो नहीं किया था, तो इसके लिए तो आप सब्सक्राइब करें। और ये मुख्तलिफ की चीज़ है, हो सकता है आपको वो ना पसंद नहीं, ये पसंद नहीं हो तो लाइक इसको ज़रूर करें।